हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, in today's lecture we will see little bit more about entropy and I will check whether you guys are in connection with that or not. Okay. सो लेट्स सी नाउ हीट इंजन। हम लोग आज एक चूँकि हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं बच्चों, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इसका उद्देश्य क्या है। द पर्पज़ इज़ टू मेक मोर एफिशिएंट मशीन। बाइक बनाओ कि 1 लीटर तेल भरो पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, नहीं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं हम। या बचपन में सोचते हैं यार कि बिजली आई और बस करंट फ्लो करता रहे, एक बार आई तो बंदी ना हो, कंजम्पशन ना, मतलब यूटिलाइज हो बट कंज्यूम ना हो, ख़त्म ना हो, है ना। तो हाउ कैन वी मेक हीट इंजन ऑफ द मैक्सिमम एफिशिएंसी। हीट इंजन होता क्या चीज़ है। एंड देन क्लासियस इनइक्वलिटी, इट्स wonderful inequality given by Rudolf Clausius that we will discuss today. Okay, and if time permits us we will also discuss about the Carnot cycle. So today's content is very beautiful. Whatever till now we have studied, whatever so far we have studied about the thermodynamics will be on the verge of application. उसको हम लोग यूज करने वाले हैं. Okay, so guys, are you excited for the today's class? Let's now start with. So first of all, entropy. We all know a little bit about this, that entropy is a state function. Entropy is a state function. It means from A to B, how we have gone, I mean the path followed for moving from A to B, irrespective of that path, the value of delta S, entropy change remains the same. So entropy is a state function and we have seen in the previous lecture कि अगर हम लोग हीट बढ़ाते हैं बच्चों, जितना हीट बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, तो रेंडमनेस बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी. ओके, मतलब वो जो हीट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहेगा सबके पास में. और ये तो याद है ना आपको, टेम्परेचर कम होगा उतने ही हीट से एंट्रोपी रेंडमनेस ज़्यादा आएगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सेम अमाउंट ऑफ हीट विल कॉज लेस एंट्रोपी चेंज. यस, ओहो ग्रेट. सो एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब हम लोग भी निकाल सकते हैं कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस एंट्रोपी चेंज, मतलब इसको मैं डी एस लिखूँ मैं, क्योंकि बिकॉज आई एम यूजिंग इंटीग्रेशन, डी एस विल बी इक्वल टू 0. Entropy change in a cycle, let's see. So in cyclic process entropy change will be 0 because it's a state function. Okay, now extensive property, we can calculate entropy, and the value of entropy will be affected by the number of moles, mass, volume of the system. अगर हम ज़्यादा मोल्स ऑफ गैसेस लेंगे तो उसकी एंट्रोपी प्रभावित होगी. नाउ एंट्रोपी फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस increases till it reaches to the maximum. We know it, we have discussed it कि अगर कोई प्रोसेस spontaneous है, we have seen the condition for spontaneity. Yeah, for spontaneity we know delta S total. कोई प्रोसेस अगर spontaneous होगा बच्चों तो डेल्टा S टोटल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी. कोई प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो. नाउ इस पे हम लोग बहुत चर्चा करने वाले हैं, और जितना छोटा लिखा गया है इतना छोटा रियली में है नहीं. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टोटल. अब किसका मतलब, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का मिला के डेल्टा एस है ये ना. जैसे मैं कहूँ कि कितना कुल हम लोग इन्वॉल्व इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाने में, तो मशीनरी इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ, प्लस आप लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है ना. आपके माता पिता का भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है. कई बार आप लोग पढ़ते रहते हो, उनको आपका मोबाइल चाहिए होता है बट वो डिस्टर्ब नहीं करते.
या फिर उसके लिए वो बहुत प्रयास करते हैं क्या और अच्छा किया जाए। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ द होल द सिस्टम that you guys are and the whole surrounding by which you guys are get affected or are in contact with. So delta S total means बच्चों, delta S total means delta S of system plus delta S of surrounding, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में तो अब जानते हो आप लोग मज़ेदार मैं बताऊं आपको, अगर इन दोनों को जोड़ दो, सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ दो तो पूरा ब्रह्मांड आ जाता है ना। सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर सिस्टम हूँ तो मेरे अलावा बाकी सब सराउंडिंग है, तो बाकी सब और मुझे जोड़ दो। कहते दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कौन? एक तुम्हारी तरह और एक जो तुम्हारी तरह नहीं है। ऑब्वियसली यार ये कैसा डेफिनेशन हुआ। नहीं, सिमिलरली मैं कहूँ कि मैं और मेरे अलावा दुनिया के सारे लोग, सराउंडिंग, तो अगर जोड़ देते हैं, बहुत बड़ी चीज़ सुनना, बहुत बड़ी चीज़, यूनिवर्स को अगर तुम बात करते हो तो यूनिवर्स इंक्लूडेड बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो इफ आई से कि यूनिवर्स, तो यूनिवर्स मीन्स बच्चों सिस्टम प्लस सराउंडिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये हुआ यूनिवर्स। जब भी कहेंगे समझना सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को इंक्लूड कर लिया। सपोज वी आर जस्ट वर्किंग ऑन अ gas which is filled in a cylinder, we are making expansion and compression, so that part is the system and the whole universe except that is called surrounding. But as we know that although the whole part is surrounding, but the whole part should not taken in account, the part which causes any kind of change which can affect the property of that system, we are just considering that one. Practically, theoretically the whole universe. Okay, so I think it's very clear to you. So बच्चों, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, बस हो रहा है, वो लौट के नहीं आएगा, जा रहा है, और यू कैन से इरिवर्सिबल है ना। हाँ, इरिवर्सिबल है, बस जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस है तो उसका डेल्टा एस टोटल की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी जोड़ोगे तो ग्रेटर देन जीरो होगी। अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कब तक होगी? एंट्रोपी बढ़े, मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है? एंट्रोपी इंक्रीजेज, एंट्रोपी इंक्रीजेज। इसी को बच्चों हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। वाओ ग्रेट, ये तो पढ़ लिया आपने। इट्स नथिंग बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कब तक? जब तक एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम न हो जाए। सो एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती, कब तक? जब मैक्सिमम न हो जाए। और मैक्सिमम कब होता है पता है ना आपको? मैक्सिमम होता है एट इक्विलिब्रियम पर। तो ये दुनिया की सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम की तरफ खींची चली जाती हैं, क्योंकि वही स्पॉन्टेनिटी का वे है, रास्ता है। दुनिया के सारे लोग इक्विलिब्रियम पर जाते हैं। ओहो, थैंक यू बच्चों, मज़ा आ गया सुन के आप लोगों को। और जब मैक्सिमम को प्राप्त कर लिया, फिर वहाँ से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अदम्य शांति, नो चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस विल बी देयर जीरो। ओके, वहाँ पे डेल्टा एस जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एंट्रोपी चेंज हो ही नहीं सकता, वहाँ मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर लिया है। अगर कोई चीज़, बहुत ध्यान सुनो फिर से, अगर आप कोई काम से, हम लोग सोचो अपने बॉडी का यूज करना चाहते हैं, तो वी शुड नो द डायनेमिज्म ऑफ आवर बॉडी। फिर कहते हैं मन को शांत कर लो, कुछ मत सोचो। अरे पगला गए हो का? कैसे नहीं सोचेंगे यार, दिमाग शांत रहता नहीं है, बहुत चंचल है। तो कुछ ना सोचो, ये संभव नहीं है। बल्कि ये कह दो कि जो चीज़ आपको करना है, जो आपके इंटरेस्ट का चीज़ है, उसी को सोचो, कुछ ना सोचो। आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। ये थोड़ा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट है। जो लोग, एक मेरा दोस्त मिला था, बहुत मज़ेदार, तुम्हें कहानी सुनाऊँ। तो मैं योग करने बेचू गया था, योग करके आ रहा था तो मुझे स्कूटी से मिला, तो कह रहा है कि मैं कंसंट्रेशन करके आ रहा हूँ। उसका नाम भी मैं कंसंट्रेशन ही रख दिया हूँ। मैं कंसंट्रेशन करके आ रहा हूँ कि मतलब गजब है, पागलपन, हम कहा विवाह। तो कह रहा है कि पता है, जब हम सोचते हैं कंसंट्रेट हो जाए, दिमागवा और भाग जाता है। जब हम कहें कंसंट्रेट हो जाए, दिमागवा और भाग जाता है, तो कहें हम गुस्सा गए। अब गुस्सा आ गए तो बड़ा मजा आया। हम कहे माँ ससुरा को छोड़ो, जाओ दिमाग को जितना टहलना हो टहल लो। हम बुद्धि बैठ ही गए, टहल लो तुम। तो उपजिया के फिर कंसंट्रेट हो गया। तो कहें अगर आपको कंसंट्रेट होना है ना, तो
दिमाग को फ्री छोड़ दो, उनके बहुत पागल है। सो यू नो दैट इज द वन वे ही वाज वो जो बता रहा था। इट माइट हैपन कि ड्रीम आपको याद है और नहीं याद है, बट बिना ड्रीम के आप सो नहीं सकते। जब आप थोड़ी कच्ची नींद में होते हो तो ड्रीम्स आपको याद होते हैं, जब गहरी नींद में तो ड्रीम्स आपको याद नहीं होते हैं। तो हमें डायनेमिज्म को समझना पड़ेगा, और डायनेमिज्म इसलिए कहते हैं ना कि हम हर बच्चे की क्वालिटी को ढूंढें तो उसका क्या स्पॉन्टेनियस बिहेवियर है। और स्पॉन्टेनिटी किधर होगा बच्चों, जिधर स्पॉन्टेनिटी किधर होगा, जिधर एंट्रोपी बढ़े। क्योंकि एंट्रोपी घटा दो, क्या पगला गए हो, इट्स नॉट पॉसिबल, सिंपली नॉट पॉसिबल। एंट्रोपी घटाना इज लाइक यू नो कि मैं कोई बच्चा अभी 19 साल का है, कहें कि 1 साल बाद इसको 18 साल कर दो ये नहीं संभव है। कहें कुछ करो यार प्लीज कर दो, कट, इट्स नॉट पॉसिबल, सिंपली नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। सिमिलरली एंट्रोपी घटने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं, अगर हम बहुत ही कूल, तो चेंज इन एंट्रोपी माइट बी 0 अगर हम रिवर्सिबल करेंगे तो। बट जो भी चीज़ स्पॉन्टेनियस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, तो चेंज इन एंट्रोपी तो होना ही होना है। क्लियर बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से उन्होंने सीख लिया, वो क्या है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है, डेल्टा एस टोटल की वैल्यू बच्चों। नाउ फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी को हमने ऐसे डिफाइंड किया, ये हमने मैथमेटिकली कोरिलेट किया था कि भाई देखो इससे इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एंट्रोपी फॉर सेम अमाउंट्स, अगर अमाउंट सेम हो, बिकॉज इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सो इफ अमाउंट विल बी सेम, सो गैस की एंट्रोपी लिक्विड से ज़्यादा एंड लिक्विड की सॉलिड से ज़्यादा, ग्रेफाइट की एंट्रोपी डायमंड से ज़्यादा। आई थिंक मैंने आपको डिस्कस किया है, मैं थोड़ा कंफ्यूज में था कि डिस्कस किया हूँ कि नहीं, इसलिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ। ग्रेफाइट की एंट्रोपी, डायमंड में ज़्यादा क्लोज पैक्ड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है कंपेयर टू ग्रेफाइट, सो डायमंड की एंट्रोपी कम है, ग्रेफाइट की ज़्यादा है। अमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस, प्रीफिक्स इंग्लिश में यूज करते हैं फॉर नॉट, मॉर्फस मीन्स फॉर्म, पैटर्न, फॉर्म, पैटर्न। अब जब पैटर्न नहीं है तो रेंडम है, रेंडम है तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी बच्चों, है कि नहीं। तो एमॉर्फस सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड है। ओके नाउ किसी केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों कि जितना ज़्यादा गैस बनेंगे, गैसियस मॉलिक्यूल्स, अगर गैस बन रहा है तो गैसियस मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा बनेंगे एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। चाहे रिएक्टेंट में ज़्यादा है तो रिएक्टेंट की एंट्रोपी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट में ज़्यादा है प्रोडक्ट की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ओके, जैसे मैं एक सिंपल रिएक्शन लिखूँ बच्चों, N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। बताओ इस रिएक्शन में चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा फॉर रिएक्शन और निगेटिव होगा, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है। कम ऑन टेल मी एवरीवन, एंड ऑल आर गैसियस, यू नो, इसमें सबके सब गैस हैं, ऑल आर गैसियस, ऑल आर गैसियस। बच्चों तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 1 और 3 4 रिएक्टेंट्स हैं गैसियस, यहाँ पे सिर्फ 2 है, सो डेफिनेटली इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। ओके, तो अगर इसकी अगर नंबर ऑफ गैसेस, अच्छा अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो, मतलब गैसेस मोल्स इक्वल हो, तो एंट्रोपी चेंज नेग्लिजिबल होगा, राइट। एंट्रोपी सॉलिड लिक्विड में बहुत ही कम है तो चेंज भी नेग्लिजिबल होगा, राइट। ये यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छे, कि अगर एटॉमिसिटी बढ़ जाती है, एटॉमिसिटी समझते हो ना, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, जैसे CO2 में 3 एटम्स हैं, तो जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना उतने रेंडमनेस का कारण बढ़ जाता है। ईच इंडिविजुअल एटम्स हैज इट्स ओन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड यू कैन से रेंडमनेस, वो रेंडमनेस कॉज करता है। तो जिसमें जितनी ज़्यादा एटॉमिसिटी होगी, अगर गैसेस का नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो जिसमें एटॉमिसिटी ज़्यादा होगी, लाइकवाइज यू नो SO3 गैस, इसमें 3 और 1 4, इसकी एटॉमिसिटी 4 हुई। लाइक यू नो SO2, इसकी एटॉमिसिटी 3 हुई, इसकी एटॉमिसिटी 4 हुई। तो अगर दोनों का इक्वल मोल लिया जाए तो इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। क्लियर?
सो जिसकी एटोमिसिटी ज़्यादा होगी उसकी एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी, बिकॉज ईच इंडिविजुअल एटम्स कॉजेड इट्स ओन काइंड ऑफ एंट्रोपी प्रोसेस, या यू कैन से कंट्रीब्यूट करेंगे। ये क्वेश्चन है छोटे छोटे जो हमने शायद किया था। लेट्स डू इट वंस मोर। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी, जस्ट डू फास्ट। सो बच्चों ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम सी का हो जाएगा, बिकॉज जस्ट वन एटम, देन बी का एंड देन ए का। एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। गुड। नाउ दिस क्वेश्चन बच्चों अगेन जस्ट डू इट। सो लेट्स सी नाउ। सबसे कम बच्चों किसका होगा, बी का। इसमें 2 3 है ना, जस्ट एटोमिसिटी पे बेस्ड सवाल है। ओके अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है हम लोगों का, नहीं? वी आर डूइंग गुड प्रैक्टिस, है ना? आई थिंक यू ऑल आर एंजॉइंग दिस वन। ये बताओ, ये 2 सवाल हैं छोटे छोटे। ये सवाल NCERT के हैं बच्चों। ओके प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। आई मीन यू हैव टू टेल कि ए में एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है, बी में एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है, दैट यू हैव टू गिव द आंसर। ये NCERT का क्वेश्चन है। कम ऑन एवरीवन। लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड, तो यहाँ तो एंट्रोपी घट रही है ना यार, तो डिक्रीजेज। यस। और क्या, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम इतना। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों तो डेफिनेटली एंट्रोपी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब थर्मल एनर्जी देना मॉलिक्यूल्स को मोशन के लिए, एजिटेट करना। सो इसमें क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट में डिक्रीज एंड सेकेंड में इंक्रीज। नाउ अभी सवाल कर डालो। ये सब NCERT क्वेश्चन है बच्चों। प्रिडिक्ट इन विच द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अब टाइम दूंगा 45 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स now. Come on, do fast, everyone. ये NCERT क्वेश्चंस है बच्चों, तो we should know these questions. We should try at least once. Come on. Just 45 seconds बच्चों. Wow, wonderful, amazing. Let's see now बच्चों, let's discuss it. ये सॉलिड है, गैस है। ओ माय गॉड, यहाँ 2 गैस बन गया, तो इसमें इंक्रीज होना ही है। यस, लेट्स सी हियर। ये H2 से 2H बन गया, तो ये 1 ये 2 बन गया, इसका भी इंक्रीज करना है। यस नो बच्चों। सो यू नो, यू कैन थिंक ऑल्सो दैट कि H2 के तुलना में H का एंट्रोपी कम होगा, बट मैंने कहा था ना कि H2 का एंट्रोपी H के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। बच्चों जरा बताओ मुझे, H2 की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, फिर हमने यहाँ I क्यों लिख दिया, इंक्रीज क्यों लिख दिया? यार गलत कर दिया क्या मैंने? बोलो भाई। बच्चों H2 में एटोमिसिटी तो 2 है, इसमें एटोमिसिटी 1 है, तो इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होनी चाहिए। अरे यार मैंने गलती से यहाँ इंक्रीज लिख दिया। नाइस। अरे अच्छा, मुझसे गलती नहीं हुई। ओ माय गॉड, मैं बच गया भाई। ओहो बहुत अच्छे। बिकॉज ये तभी डिस्कस करते हैं व्हेन दे हैव सेम अमाउंट्स, व्हेन दे हैव इक्वल अमाउंट्स, जब उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, इक्वल हो। बट हियर वी कैन सी दैट दिस वन इज 1 मोल एंड दिस वन 2 मोल्स। डेफिनेटली यहाँ पे ये वाला होल्ड नहीं करेगा। ओके गुड, बहुत अच्छे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑक्स। ये भी NCERT क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। माय गॉड, बहुत ही अच्छा सवाल है। वेरी नाइस। लेट्स सी। ये क्वेश्चन है बच्चों कि 4 आयरन सॉलिड 3 O2 गैस से रिएक्ट किया है एंड 2 Fe2O3 सॉलिड बन गया है। एंट्रोपी चेंज इज दिस वन। एंट्रोपी चेंज इज -549.4 जूल पर केल्विन पर मोल। दिस वन इज एंट्रोपी चेंज at 298 Kelvin. In spite of negative entropy change, the process is spontaneous. अब दिस रिएक्शन, वाई दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज क्या है बच्चों, निगेटिव है। स्टिल दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। यू नो, हम जानते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन, और ये जानते हो ना रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज व्हाट अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड फॉर दिस प्रोसेस एंट्रोपी चेंज of the reaction is negative, but then also this reaction takes place spontaneously. Oh my god, ये second law of thermodynamics के अगेंस्ट तो नहीं हो गया? ये क्यों हो रहा है? आपको डेल्टा H ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, just think and give your answer. Come on, and time allotted is 90 seconds. A beautiful question and it will clear concept, you know, whatever we have read so far. तो ये एक रिएक्शन है, आपको इसमें एंट्रोपी चेंज निगेटिव दिया है, एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्दो हैविंग निगेटिव एंट्रोपी चेंज, बट द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इट्स रस्टिंग ऑफ आयरन. Why it is so? Just think and place your answer. And the question is from NCERT.
आपको बताना है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों है। 90 सेकेंड्स, तुम कुछ भी उटपटांग जो मन में आए बोलो, लिखो। देखो ध्यान समझो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये डेल्टा एस जो चेंज दिया है, इट इज़ फॉर दिस रिएक्शन, एंड इस रिएक्शन के अलावा जो पूरी दुनिया है, ब्रह्मांड पूरा जो मिलके बन जाता है, यूनिवर्स बन जाता है, वो तो हमें देखना है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम से नहीं देखना होता है। मैंने अभी बताया था आपको, ये एंट्रोपी चेंज टोटल से मालूम चलता है। स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस विल बी checked by or will be defined by only change in entropy total system plus surrounding. Here in the problem we have been just given entropy change of the system. So total entropy change is equal to delta S system plus entropy change of surrounding. I think it should be very clear in your mind that by just seeing the value of entropy change of the reaction or system, you can say we could not or we should not decide, हम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। हमें इसको देखना पड़ेगा। ओके बच्चों, ओके क्लियर। चलो, तो सिस्टम का तुमको दिया हुआ है, कितना दिया भाई ये -5 4। वो ध्यान सीखना, ये आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब ये सिर्फ समझ गए ना तो आज की क्लास मेरे लिए पूरी हो जाएगी, मुझे बहुत मज़ा आ जाएगा। 549.4 ये हमको दिया हुआ है। ओके, हमको इसका एंट्रोपी चेंज निकालना है सराउंडिंग का। अब बच्चों ये बताओ, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे बॉडी का टेम्परेचर जो होगा, या किसी बॉडी को रख दो, तो वो अगर इक्विलिब्रियम में है, आपको मैंने शुरू में पढ़ाया था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रॉपर्टीज को तभी मेजर करते हैं जब वो इक्विलिब्रियम में हो। और अगर इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स मेरे बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। यस नो? नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रॉपर्टी को मेजर नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी जो है मेजर करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तभी मेजर करते हैं जब सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में हो। यस? तो बच्चों अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा, मैंने कहा ना कि ये करते करते हम लोग हमारे दिमाग में आइडिया लगेगा, अच्छा ऐसा सोचना होता है क्या, ये ध्यान देना होता है क्या, ये होता है क्या। इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ थॉट। सो लाइन ऑफ थॉट विल बी लिनिएटेड इन योर माइंड, उसका एक चित्र बनेगा आपके दिमाग में। ओके, सो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन जहाँ पे हो रहा है, ये रिएक्शन जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पर भी रिएक्शन हो रहा है, तो वो उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। और डेल्टा एच, हम जानते हैं कि डेल्टा एच हीट चेंज के बराबर होता है अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो। और अगर हम रिएक्शंस कर रहे हैं या इसका रस्टिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट ही होता है। तो बच्चों यहाँ पर हीट चेंज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच हो गया, एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन हो गया। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, है ना। सराउंडिंग का हम डेल्टा एस निकाल सकते हैं कंसिडरिंग द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। हम इसको स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस मान के हम ये काम कर रहे हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला होल्ड नहीं करेगा। डेल्टा एस सिर्फ रिवर्सिबल के लिए ही डेल्टा क्यू बाई टी होता है। ओके, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा एच इज गिवन हियर -1648 इंटू 10 की पावर 3, मतलब इतना जूल पर मोल, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर इज 298 केल्विन। इससे हम डिवाइड करेंगे। अब इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, ये है डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ये डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। ये जो जितना निगेटिव होगा, ये जितना पॉजिटिव निगेटिव है, सॉरी, अच्छा एक यहाँ गलती हो गई हमसे। जानते हो गलती क्या हो गई? गलती ये हुई है कि अगर मैं हीट दे रहा हूं तो सराउंडिंग को हीट मिल रहा है, तो मेरे लिए अगर वो मैं खर्च कर रहा हूँ
तो मेरे लिए अगर वो निगेटिव है तो सराउंडिंग के लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने अगर 40 रुपये नुकसान किए हैं तो मेरे आसपास में 40 रुपये का फायदा हुआ होगा, बट श्योर है ना। तो अगर मैं हीट ले रहा हूँ, सराउंडिंग देता है, तो मतलब ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है सिस्टम के लिए निगेटिव है तो सराउंडिंग में क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो देखो सराउंडिंग का प्लस है और सिस्टम का माइनस है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि ये स्पॉन्टेनियस है अगर तभी संभव है जब ये सराउंडिंग वाला जो पॉजिटिव है वो इस निगेटिव से ज़्यादा होगा। तो ये दोनों मिला के ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे एंड प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। मज़ा आया? मज़ा आया क्या आपको? प्लीज रिस्पॉन्ड। हैव यू एंजॉय इट बच्चों? देखो सी क्या हुआ कि ये में जो एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है, दिस इज फॉर द रिएक्शन और यू कैन से इट इज फॉर द सिस्टम, है ना। बट जस्ट मेयरली चेकिंग द एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन, वी शुड नॉट डिसाइड अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। Spontaneity of the process is decided by the entropy change of the total system plus surrounding. डेल्टा, हाँ ये एक बार बता देता हूँ। ये मेरे एक दोस्त कह रहे हैं कि सर आपने डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे निकाला? हाँ बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा है आपने पूछ लिया, बढ़िया बात। डेल्टा एस अगर प्रोसेस रिवर्सिबल को हम मानते हैं तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। नाउ हियर वी वांट टू कैलकुलेट entropy change for surrounding, so we should take here heat change for surrounding and temperature for surrounding. You know, in thermodynamics the properties, the measurable properties are measured only if the system is in equilibrium with surrounding. So system is in equilibrium with surrounding and then the temperature of both system and surrounding should be same. So here the temperature of surrounding should be 298 Kelvin. This is temperature of surrounding as well as temperature of system, because we can measure this property only if both are in equilibrium. Now if the system, you know, here delta H for the system is negative, means system losing this much amount of energy, है ना, system just making out, system, the process is exothermic. तो अगर ये एनर्जी लूज कर रहा है, खो रहा है, दे रहा है, आउट कर रहा है, तो डेफिनेटली उतनी एनर्जी सराउंडिंग को मिल रही है। सो अगर सराउंडिंग को लेके सोचा जाए तो उस केस में डेल्टा क्यू विल बी पॉजिटिव प्लस 1648 1000 है तो मैंने 3 जीरो लगा दिया यहाँ पे, बाई टेम्परेचर इज 298 केल्विन। ओके, सो फ्रॉम हियर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी एंड दिस पॉजिटिव वैल्यू should be greater than this negative value so that sum of these two values will be positive more than 0 and the process will be spontaneous. अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? तो फिर आयरन में जंग नहीं लगता, लेकिन ऐसा ये डेल्टा एस पॉजिटिव होता है इसलिए आयरन में जंग लगता है, वो स्पॉन्टेनियस है। क्लियर? मजा आया? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। नाउ let's now discuss about the second law of thermodynamics. It's a beautiful second law of thermodynamics के विषय में जो सबसे पहले आइडिया जिसका आया वो है रुडोल्फ क्लासियस साहब। तो क्लासियस साहब ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के विषय में बहुत सारी बातें कही। भगवान जाने इन लोगों को इतना दिमाग कैसे आता है। 1855 में 1855 में क्लासियस साहब ने इनइक्वलिटी देके इन सब बातों को देना शुरू किया। 1862 में ये बाकायदा पब्लिश हुआ, उस पर मतलब उसको एक्सेप्ट किया गया सबके द्वारा। बाय द वे अभी हम लोग यहाँ बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो ये कहते हैं कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। हम लोग हीट से पूरा काम कभी नहीं ले सकते, मतलब कुछ भी कर लो, हीट को पूरी तरह वर्क में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब एफिशिएंसी 100% किसी मशीन की हो ही नहीं सकती है। भाई किसी को हीट देते हैं, फ्यूल पेट्रोल जलाया आपने, क्या निकला उसमें? हीट निकला, गाड़ी चल रही है। तो जितना वो हीट दे रहा है, हीट का यूनिट क्या है बच्चों? जूल। और वर्क का भी यूनिट क्या है? जूल। तो क्या उतना जूल वो वर्क कर पाएगा? तो कह रहे हैं बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने क्या बताया आपको कि हम जो पेट्रोल जलाए, डीजल जलाए या कुछ भी कोयला जलाए, उसमें जितनी एनर्जी निकली, जितना जूल, क्या उतना जूल हम वर्क कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं, नेवर।
अच्छा, हम लोग लगता है कर देते तो मज़ा आया था ना, कितना मज़ा आया था, जितना हम लिए उतना काम कर दिए। तो कई वैज्ञानिक जैसे हम लोग सोच रहे हैं वैसे ही सोचे और मशीन बनाए, कोशिश किए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ओके, तो बाय द वे ये हम समझ गए, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक हीट इंजन, हीट इंजन और हीट पंप। देखो क्या है, हीट इंजन जानते हो क्या होता है? हीट इंजन ये क्या करता है, किसी गर्म बॉडी से, हॉट बॉडी से जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये एक मशीन है बच्चों, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है से हीट लेता है ना, और काम करता है, वर्क डन करता है। अब बात, और लो टेम्परेचर कोल्ड बॉडी को बची हुई हीट उसको दे देता है। ये काम है हीट इंजन का। हीट इंजन हॉट बॉडी से एनर्जी लेगा, काम करेगा, बची हुई एनर्जी उसको शेयर कर देगा। और ये आप इसको उल्टा बोलो, उल्टा कैसे बोले, मतलब कि इससे हीट लेगा और इसको हीट देगा, जो बचा हुआ हीट हो यहाँ काम में आ जाएगा। अगर इससे हीट वो Q1 लिया और इसको हीट वो Q2 दिया, ऐसा क्यों दे रहा है, पूरा काम कर दे, ये संभव नहीं है। ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे इन चीज़ों को, ये पॉसिबल ही नहीं है। जितना हीट, वही तो कह रहा है सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, कि जितना आपने हीट लिया पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजर्वायर, है ना, रेजर्वायर, नो RESERVOIR, रेजर्वायर। ये मतलब जलाशय बोल सकते हैं हम लोग, हिंदी में बोलते हैं ना, वाटर रिजर्वायर, ये हीट रिजर्वायर है सब। तो ये हॉट बॉडी है, इससे हीट लिया और इसको हीट दिया, तो बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो वर्क डन हो जाएगा। वो कितना बच्चों, Q1 माइनस Q2। ये किसका काम है बच्चों, हीट इंजन का। इट्स अ फंक्शन ऑफ हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, इसके उल्टा काम करता है। रेफ्रिजरेटर कोल्ड बॉडी से इधर की तरफ है ना, इसको हीट लेगा और इसको हीट देगा। कौन, रेफ्रिजरेटर। हीट पंप होता है, नाम ध्यान सुनो आप लोग, दिमाग बैठा जाओ। हीट पंप, वो पंप करता है, कहाँ से यहाँ की तरफ, वो हीट पंप करेगा। क्लियर, समझ गए आप लोग हीट इंजन क्या है बच्चों। हीट इंजन एक ऐसा मशीन है जो गर्म बॉडी से हीट लिया, कोल्ड बॉडी को हीट दिया, जो इन दोनों में डिफरेंस होगा वो काम वर्क डन में आ गया। ओके, इसका जो उल्टा होता है वो होता है रेफ्रिजरेटर या हीट पंप करता है हीट को उल्टा डायरेक्शन में। ओके, ग्रेट। नाउ लेट्स सी हियर, जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, हीट इंजन। हाई टेम्परेचर बॉडी, इसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, यहाँ से हीट ले रहे हैं ना, जिससे लोग क्या बोलोगे, सोर्स। ये हमारा मशीन है हीट इंजन, ये हमने यहाँ पे हीट इंजन लगा दिया जिससे हीट लिया। लो टेम्परेचर बॉडी को हम सिंक बोलते हैं, इसमें डंप कर दिया हीट को। कितना हीट को डंप कर दिया, Q1, इससे लिया, इसको डंप कर दिया, बीच में वर्क डन हुआ। वर्क डन कितना हुआ, Q2 माइनस Q1, दिस वन इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना। इसको फिर समझा दूं, देखो भैया, तुम्हारा जो हीट इंजन है, कोई भी, तुम्हारा मतलब तुम्हारे बॉडी में भी, कहीं पर भी, है ना, तो हम लोग भी तो मशीन ही है यार, काम कर रहे हैं, इसमें फ्यूल डालते हैं, खाते हैं। अब फ्यूल ना डालो तो काम कैसे होगा बताओ, है नहीं। फ्यूल डालते हैं, एनर्जी मिलती है और काम करते हैं। जितनी एनर्जी मिलती है उतना काम नहीं कर पाते, कभी नहीं कर पाते, राइट। हमारी बॉडी क्या है, एक मशीन है, बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने, बैलेंस्ड मशीन है। तो बाय द वे ये एक मशीन है बच्चों, हीट इंजन, ये एक मशीन की बात कर रहे हैं। ये देखो एक मशीन है जो हॉट बॉडी, जिसको सोर्स बोलेंगे, उससे हीट लिया और लो टेम्परेचर बॉडी को हीट दे दिया। तुम सोच रहे हो कि इसको क्यों हीट दे रहा है, पूरा वर्क कर लेना, क्यों दे रहा है, जितना लिया पूरा काम कर दे। मैं यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि ऐसा संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क, मीन कुछ आपको हीट्स देना ही पड़ेगा। तो जो डिफरेंस होगा उतना आपने वर्क डन किया। वर्क इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। अगर यही हम लोग रेफ्रिजरेटर और हीट पंप लेंगे तो एरो उल्टा हो जाएगा, वो इससे हीट लेगा और इसको हीट देगा। क्लियर। नाउ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, अब इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। मैं जैसे एफिशिएंसी क्या होता है कि हमने कितना आउटपुट दिया बटे इनपुट कितना लिया था। लेट्स डिस्कस हियर। तो आउटपुट कितना है, ये हमारा आउटपुट है बच्चों, दिस वन इज आवर आउटपुट,
जो वर्क इनपुट कितना है, हमने कितना लिया था, हमने Q2 लिया था, दिस इज आवर इनपुट, ये इनपुट है। एंड वी ऑल नो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाई इनपुट, सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाई इनपुट। सो फ्रॉम हियर इट्स वेरी क्लियर दैट इट विल बी इक्वल टू Q2 माइनस Q1 बाई Q2, इजंट इट? बच्चों समझ में आ रहा है सब? हीट इंजन पढ़ा रहा हूँ, हम लोग कोर्स में बहुत ब्रीफली दिया है, बट एग्जामिनेशन में बड़े अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। वी शुड नो अबाउट इट एंड इट जस्ट इम्पार्ट अस, इट जस्ट एम्पावर अस टू अंडरस्टैंड ऑल अदर कंटेंट्स ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड रिलेटेड टर्म्स, यू नो, हम बेहतर समझ पाएंगे। तो वी शुड जस्ट नो इट। बच्चों इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमने Q2 हीट लिया, Q1 दिया, दिस वन इज आवर इनपुट, वर्क डन Q2 माइनस Q1 इज दिस वन वर्क डन. So efficiency will be equal to Q2, yes, great, thank you. Efficiency will be equal to work done by heat absorbed Q2 minus Q1 by Q2 T2 minus. अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया? This we will see by using Clausius inequality. ये हम लोग इसको डेराइव करेंगे बच्चों। ये जो है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई T2, जी हम लोग इसको पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इसको दिमाग में रख लो। और ये आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, कितना लड्डूस वाला आया पता है आपको? 4 नंबर इकट्ठा कर लो। लड्डूस वाले आया कि एक सोर्स है, उसका टेम्परेचर समथिंग है, सिंक का टेम्परेचर समथिंग है, एफिशिएंसी बताइए, ये हीट इंजन है, कुछ नहीं, T2 माइनस T1 बाई T2 कर लोगे। इतना आसान आता है क्या? ऑब्वियसली आता है नहीं। अच्छा, इसको जरा देखा जाए तो बच्चों वी कैन से T2 बाई T2 इज 1 माइनस T1 बाई T2, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि एफिशिएंसी 1 से कम हमेशा होगी। अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 इंटू करना पड़ेगा टू कैलकुलेट परसेंटेज एफिशिएंसी। तो 100 इंटू इतना करेंगे बच्चों, ये 1 माइनस T1 बाई T2, तो कितना आएगा? इट विल बी लेस देन 100% ऑलवेज। तो हम लोग कोई भी ऐसी मशीन नहीं बना सकते हैं, सुना ना मैंने क्या बोला? हम लोग कोई भी ऐसी मशीन नहीं बना सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, या जिसकी एफिशिएंसी 1 हो, परसेंटेज में 100 या वैसे 1 हो। नो, नॉट पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब Q1 की वैल्यू 0 हो, जो कि संभव नहीं है। Q1 0 नहीं होगा, आप सिंक को कुछ ना कुछ हीट दोगे ही, ये होना है। इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। और अगर ये संभव नहीं है बच्चों, तो एफिशिएंसी भी कभी भी 100% पॉसिबल नहीं होगा। मतलब एफिशिएंसी विल बी लेस देन 100%। क्लियर? ठीक है, मैं एकदम क्लियर कट हम लोग बातें समझ रहे हैं। ये सब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकली हुई चीजें हैं। वो कहते हैं कभी भी हीट को पूरी तरह वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसके अनुसार ये हुआ कि हम जितना भी यहाँ हीट लिए हैं, ये पूरा वर्क में नहीं जाएगा, कुछ हीट का लॉस जरूर होगा। ऐसे लॉ है भाई, नियम है। जैसे मैं आज 19 साल का हूँ नहीं यार, तो मैं 1 साल बाद 20 का ही होऊंगा भाई, 19 से 18 का नहीं होऊंगा। कि क्यों? कर दीजिए प्लीज, कर दीजिए। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अगेंस्ट द नेचर लॉ, ये नेचर के लॉ के अगेंस्ट है। सो बच्चों ये एफिशिएंसी ऐसी होगी, बट वैज्ञानिकों ने फिर बहुत कोशिश किया कि हाउ कैन वी इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हम कैसे उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ओके, मजा आ रहा है बच्चों? क्या बात। चलो, एफिशिएंसी मैंने पढ़ा दिया आपको। नाउ कंक्लूजन, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। है ना? कहेंगे सर हमको लगता है आप लोगों को इतनी अच्छी तरह बात समझ में आ गई है कि तुमको लगता है तुमने ही सोचा था। पता है, जब हम कोई बात अच्छी तरह समझ लेते हैं, मैं एक डॉक्टर के यहाँ गया था आज के 12 साल पहले, तब तुम लोग चड्डी में टहलते रहे होगे। तो वो डॉक्टर साहब मुझसे कह रहे, नागिन जानते हैं मैं पता नहीं कर्म ही पूजा है, ये सब चीज़ें मैं बचपन से मुझे लगता है मैंने ही सोचा है। और मैं ट्रक कहीं देखता हूँ तो लगता है ट्रक में कहीं आते आते देखे होंगे कि मुझे तो मेरा चुरा लिया उन सबों ने। बाद में हम चला कि ये गीता में लिखा हुआ है। कहीं ये उल्टा हुआ है। आप इसको इतनी बार सुने हैं, इतनी बार दिमाग में भर गया है कि आपको लगता है सबसे पहले आप ही सोचे थे, और रियली में ऐसा होता है। तो आपको शायद अब ये लगने लगा होगा। तो आप जब इसको बहुत ध्यान समझो कि अच्छा, कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है।
कुछ ना कुछ हीट लॉस होना ही है। ग्रेट। नाउ हीट कैन नॉट, ये फ्लो है यार, बिलो लिख दिया, हीट कैन नॉट फ्लो, it cannot flow from cold body to hot body without intervention of external work। हीट अपने से कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं जाएगा। भाई पानी नीचे है, नहर में पानी बह रहा है और खेत में अभी गेहूं टाइम तो पानी डालना है, तो अपने आप कहें पानी से कहेंगे पानी दीदी चला ऊपर खेत में, चला भाई चला चल 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 बहुत जरूरी है, चला जाएगा? नो, वी विल यूज पंपिंग मशीन। हम कुछ पंप करने के लिए यूज़ करेंगे। कुछ लोग मैकेनिकली थोड़ा बहुत खेत अपना वो बड़ा सा कुछ बांधते हैं और ले दनादन दिन भर करते हैं ज़रा ना। तो वी हैव टू यूज़ सम एक्सटर्नल एजेंट। ओके, ये कितनी अच्छी बात है ना कि हम कोल्ड से हॉट की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट लाइक हीट पंप, रेफ्रिजरेटर। जस्ट ट्राई दिस प्रॉब्लम, ट्राई दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, ट्राई दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम बच्चों। एंड टाइम अलॉटेड इज 1 मिनट 60 सेकेंड। बहुत ही आसान है, आप लोग पक्का करने वाले हो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये जो क्विजेज है ना, ये हम लोगों को ज़्यादा समझने में हेल्प करते हैं। जो क्वेश्चन ट्राई करते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं। आप घर पे सवाल बनाते हैं ना, कहे सर कहाँ से, बड़ी मार मारूंगा। L1 का शीट पड़ा हुआ है आपके पास, RC मुखर्जी है आपके पास, और पुराने सालों क्वेश्चन है आपके पास, NCERT आपके पास। सिर्फ इतना ही तो करना है। कर रहे हो ना? पक्का करते रहो। अगर नहीं कर रहे होगे ना, तो आपको मैं अपना चेला नहीं बनाऊंगा। बाबा नागदेव का स्टूडेंट आप नहीं कहला सकते। अगर आप मेरे चेले हो तो आपको घर पे सवाल बनाना पड़ेगा। मेरे चेलों के अंदर 2 गुण तो होना चाहिए। एक, सुबह उठ के माता पिता का पैर छूना है, किसी को भी छूना है, वही सच्चे भगवान है, देवता वही है। देखो, अगर नहीं छू रहे हो तो फिर तो बाबा नागदेव के स्टूडेंट तो आप बिल्कुल नहीं हो। और दूसरा, मेरी बात ऐसे मानिए, जो पढ़ाएं कोई भी टीचर से सवाल ट्राई करते रहो। सवाल बनाओगे ना, सवाल बनाना एक ऐसा उद्यम है, एक ऐसा प्रयास है आपका कि सारा अपने आप क्लियर हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा। फोड़ दोगे। अगर आपने सवाल बनाना शुरू कर दिया ना, मैं तो बच्चों से कसम खिलवाना चाहता हूँ कि मैं कसम खाता हूँ, मेरे मन में रहता है, बट सोचता हूँ कि अब बोल तो इतना रहा ही हूँ, तो मानना होगा, तो मानेगा ही नहीं, तो मेरा चेला नहीं है। तो कि अगर सवाल बनाते हो ना, 30 दिन में प्रयास शुरू करते हो, कहीं लिख लो, मेरा आशीर्वाद है और मेरा कॉन्फिडेंस है कि 101% आप सेलेक्ट हो जाओगे। ये 1% सगुन का है, 100 + 1, 100% आप सेलेक्ट हो जाओगे किसी भी एग्जाम में। और जितना अच्छा से प्रैक्टिस करोगे तो रैंक उतनी उछाल मारेगी। समझ रहे हो आप? करते रहना। नाउ 1 kg गोल्ड के ब्रिक्स हैं बच्चों, ब्रिक्स हैं 2 ठो। अरे यार इतना कहीं मिल जाए भाई हम लोगों को। एक का टेम्परेचर 300 केल्विन है, एक का 310 केल्विन है। दोनों को हमने इक्वल हीट दिया, तो जिसका इक्वल हीट दिया भाई, डेल्टा क्यू इक्वल है, तो जिसका टेम्परेचर कम होगा उसकी एंट्रोपी में चेंज ज़्यादा होगा। बोथ हैव इक्वल एंट्रोपी चेंज, नो गलत। हैव डिफरेंट डेल्टा एस, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग होगा। गोल्ड विथ 300 केल्विन विल हैव मोर डेल्टा एस, है ना। जिसका टेम्परेचर कम होगा उसके डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी, राइट। सो आंसर विल बी बी एंड सी। ठीक है। सोना 300 केल्विन 310 केल्विन पर, मास देखो इक्वल लिया, सेम हीट दिया है, तो दोनों में सेम हीट दिया बट एंट्रोपी चेंज इक्वल नहीं होगा। एंड वी कैन यूज दिस रिलेशनशिप, डेल्टा एस इज इक्वल टू delta Q by T. So although delta Q is same but T is not same. Clear? Now, can you think the entropy of universe increases in a spontaneous process and will remain unchanged in an equilibrium process? मतलब पूरे ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। यस, वी कैन थिंक ऑफ, एंड इट्स ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता, मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो एक्सपेंशन है ना, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये कहना चाह रहे हैं। और अगर ये इक्विलिब्रियम में होता तो पूरा ब्रह्मांड वहीं पर रुक जाता, एंट्रोपी नहीं बढ़ता, ये दुनिया की सारी चीज़ें से दूर नहीं जाती। ओके, मैं तुम नहीं यार, मैं तुम तो बहुत पास आ गए हैं। बाकी चीज़ें, सूरज, कॉन्स्टलेशंस, ये सब दूर नहीं जाते, राइट। ओके, नाउ क्लैसियस इनइक्वालिटी। अब मैं इसकी बात करता हूँ। रुडोल्फ क्लैसियस, ये रुडोल्फ J.E. क्लैसियस। ओके, इनका टाइम देखो 1822 से 1888,
मतलब समझ रहे हो आप, उसमें थर्मोडायनेमिक्स की लोग बात करते थे यार, बात ही नहीं करते थे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जनेता यही हैं। एंट्रोपी के विषय में लोग मानते हैं सबसे पहले इन्होंने बोलना शुरू किया था। ग्रेट, आप महान है, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करिए। रुडोल्फ जे.ई. क्लासियस साहब, ओके, ये फ्रांस के थे। रुडोल्फ नहीं यार, ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे शायद, हाँ ये जर्मनी के थे, ऐसा लिखा हुआ है, ये जर्मनी के थे बच्चों, है ना। और इन्होंने, मैंने क्या बोला अभी, इन्होंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की नींव डाली। इन्होंने एक कार्नोट साहब थे, उन्होंने साइकिल बनाई थी, वो बाइसिकल नहीं यार, वो थर्मोडायनेमिक साइकिल बनाई थी, उसको इन्होंने इंटरपोलेट किया था, उसको इन्होंने आगे लेके चला था। और ये एंट्रोपी की बहुत सारी बातें किए थे, एंट्रोपी के ऊपर इक्वेशन दिया था, रिलेशनशिप दिया था, उस रिलेशनशिप को बोलते हैं क्लासियस इनइक्वालिटी। क्लासियस साहब इस बात को लेके सोचते थे कि हीट और एंट्रोपी में कोई रिलेशनशिप तो है। वो इस बात को लेकर सोचते थे कि कोई प्रोसेस साइक्लिक हो रहा है या आइसोलेटेड हो रहा है तो उसमें हीट चेंज इन्वॉल्वमेंट कितना होगा और वो एंट्रोपी कैसे प्रभावित करेगा। तो इतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना, लेकिन इन्होंने जो भी बोला बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बोली। 1855 में इन्होंने कहा था, अच्छा, और 1862 में इसको लोगों ने इस पर चर्चा हुई, लोग एक्सेप्ट किए। इन्होंने उसके बाद उसको प्रूफ करने के लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, बहुत सारी थ्योरीज दी। नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट। क्लासियस साहब, रुडोल्फ जे.ई. क्लासियस साहब, फॉर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये मान रहे हैं कि से आप हीट ले रहे हो सराउंडिंग से, सपोज करो आपने डी क्यू हीट लिया एंड टी इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो क्या क्या होगा ना साइक्लिक प्रोसेस में। अगर एक वन स्टेप नॉन साइक्लिक प्रोसेस है और या फिर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें डेल्टा, ये इस पे काम कर रहे हैं, डेल्टा क्यू बाई टी पे काम कर रहे हैं। कौन? क्लासियस साहब। तो कह रहे हैं कि अगर कोई थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस है ना, ये देखो एंट्रोपी चेंज नहीं है, ध्यान देना, ये एंट्रोपी चेंज तभी होगा जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, अदरवाइज ये एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। इरिवर्सिबल केस में एंट्रोपी चेंज नहीं होता, ओके। तो बच्चों, लेकिन किसी भी प्रोसेस में अगर कोई ए से बी जाए, है ना, तो चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस में जाए चाहे इरिवर्सिबल में जाए, एंट्रोपी चेंज ए से बी का तो सेम ही होगा, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इट विल रिमेन सेम वेदर प्रोसेस विल टेक्स प्लेस रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। तो अगर हम इरिवर्सिबल कोई प्रोसेस कर रहे हैं बच्चों, यहां से यहां, तो ये जो डेफिनेशन है डी क्यू बाई टी, ये डी क्यू जो इसमें इन्वॉल्व है इरिवर्सिबल में हीट, वो यहाँ नहीं लेते हैं, वो डिफाइंड नहीं है। तो ए से भी हम रिवर्सिबल चले जाएं और उसमें जो एंट्रोपी चेंज होगा वही एंट्रोपी चेंज इरिवर्सिबल के लिए भी होगा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, साइक्लिक के लिए जीरो होगा। सब बातें जानते हैं हम लोग। चलिए इनका यूज करेंगे, बहुत मजेदार। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट मारता हूँ, बहुत ध्यान सुनना। अगर ए से बी हम इरिवर्सिबली जाते हैं और उसमें कुछ हीट चेंज इन्वॉल्व होता है, तो वी कैंट राइट, हम नहीं लिख सकते कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, कि तब उसी ए से भी आप रिवर्सिबली जाओ किसी भी प्रोसेस से, उसमें जो हीट चेंज होगा बाय टेम्परेचर वो उसमें एंट्रोपी चेंज बराबर होगा, और यही एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल में भी होगा, यही एंट्रोपी चेंज इरिवर्सिबल में भी होगा। मतलब ये हुआ, आप मेरी बात शायद समझ रहे होंगे, कि इरिवर्सिबल केस में उसमें जो हीट इन्वॉल्व हुआ था वो हम डेल्टा क्यू रिवर्सिबल बाई टी लिखो। ओ माई गॉड, इट्स वंडरफुल। किसी से पूछ लो ना तो हिल जाएगा, कह रही यार ये क्या बातें कर रहा है। मैं बच्चों की बातें नहीं कर रहा, मैं टीचर्स की बातें कर रहा हूँ। बहुत लोग हिल जाएंगे, क्या बातें बोल दी यार। आपके टीचर तो बड़े अच्छे हैं, मुझे पता है, जो आपको पढ़ाए हैं स्कूलों में वो तो बहुत अच्छे, उनको पता है, बट मैं बाकी बातें कर रहा हूँ। तो डेल्टा एस इरिवर्सिबल का भी निकालना है, तो हम हीट चेंज रिवर्सिबल के लिए ही लेंगे, इरिवर्सिबल का हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि उसके लिए डिफाइंड ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लासियस साहब की बातों को सुनते हैं। मेरी बातें क्या सुनोगे यार, खतरनाक लोग यहाँ पर हैं। देखो ये कह रहे हैं, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है बच्चों, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, साइकिल में डी क्यू बाई टी, टी कौन सा, टी सराउंडिंग, विल बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। ओ माई गॉड,
इसको अभी तुम दिमाग में बैठा लो, 2-4 बार लिख लेना, इसकी चर्चा हम लोग धीरे 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 करते रहेंगे। तो डेल्टा क्यू बाई टी ये हीट सिस्टम सराउंडिंग आपस में जो लेन देन किए हैं उसकी बात कर रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस में है। ये तो पता है ना, अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो जहाँ चले थे वहीं पहुँच गए तो ये कितना होगा 0। अगर रिवर्सिबल होगा तो, क्योंकि रिवर्सिबल होगा तो वैल्यू क्या होगी बच्चों, क्या होगी एंट्रोपी। एंट्रोपी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। बट अगर ये इरिवर्सिबल होगा, अगर इरिवर्सिबल होगा तो ये एंट्रोपी है ही नहीं। तो अगर इरिवर्सिबल होगा तो इसकी वैल्यू 0 से कम होगी। क्लासेस साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो एक किताब लिखे थे, मुझे उसका स्टेटमेंट याद आ रहा है। कहते हैं दिस वैल्यू चेंज ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी इन अ साइक्लिक प्रोसेस विल बी नेगेटिव और विल बी नथिंग, और एक्सट्रीमली इट कैन बी, और इन एक्सट्रीम केस इट कैन बी नथिंग। ऐसा लिखा उन्होंने कि डेल्टा क्यू बाई टी, वो ध्यान सुनो, मगन हो जाओ, जिंदगी की सबसे अच्छी चीज़ सुन रहे हो आप लोग, मज़ा आना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि डेल्टा क्यू बाई सराउंडिंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस विल बी नेगेटिव इन एक्सट्रीम केस। ओहो, एक्सट्रीम केस मतलब रिवर्सिबल केस। इन एक्सट्रीम केस इट कैन बी ऑफ नथिंग वैल्यू, मतलब 0 हो जाएगा। ओके, तो नाउ क्लासेस इनइक्वालिटी का दूसरा रूप क्या बच्चों, कि फॉर अ जनरल प्रोसेस, कोई भी साइक्लिक नॉन साइक्लिक कोई भी प्रोसेस होगा अगर, तो डी एस सिस्टम इज इक्वल टू डी क्यू बाई सराउंडिंग ये। और अगर मतलब डी एस सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज हुआ है विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी क्यू बाई टी, किसी प्रोसेस के लिए, ए से बी के लिए। और जब ये रिवर्सिबल होगा तो डी एस विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई टी। जब ये इरिवर्सिबल होगा, मतलब इरिवर्सिबली अगर हो रहा है, इट विल बी ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी, इरिवर्सिबल के लिए। तो इरिवर्सिबल में बच्चों, और रिवर्सिबल में इसके इक्वल हो जाएगा, दैट वी नो। तो मैंने कहा था ना कि इरिवर्सिबल में इसके बराबर नहीं होता है। ये बातें हम लोग ऑलरेडी सीखे हैं, बट इसको हम लोग अब जिन्होंने दिया उनके नाम पर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम को याद कर रहे हैं, कैसे सोचा होगा। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। नाउ एक और बात है, अगर कोई, ये आपको ऑलरेडी पता है, मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम होता है बच्चों, तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब सिर्फ वो है और कुछ भी नहीं है। ये यूनिवर्स क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। या फिर सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ दो तो एक आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा, मतलब वो किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है। तो डी एस सिस्टम ऑलरेडी जानते हो आप इसको, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कह सकते हो कि डी, अगर डी एस ग्रेटर देन 0 अगर इरिवर्सिबल हुआ, मतलब स्पॉन्टेनियस हुआ, एंड डी एस विल बी इक्वल टू 0 कैसा होगा, अगर रिवर्सिबल होगा। जरा ध्यान सोचो, हमने ये बातें किया है ना, कोई इरिवर्सिबल होगा मतलब बच्चों स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0। कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रिवर्सिबल के लिए 0। वाओ, ग्रेट, वंडरफुल, मजा आया। चलिए मैं फिर से सारी बातों को, ये यूनिवर्स के लिए भी होगा, है ना, इन सारी बातों को मैं फिर से रिपीट मारता हूँ आपके लिए। पहला बोला कि साइक्लिक प्रोसेस में डी क्यू बाई टी की वैल्यू या तो निगेटिव होगी, ऐसा उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, और इन एक्सट्रीम केस रिवर्सिबल होना आसान है क्या। मेरा दोस्तवा नहीं देखे कंसंट्रेशन पा रहा था, कह रहा जितना कंसंट्रेट करने की कोशिश करे उतने भाग आ गया। जैसे कई लोगों को रात को 12 बजे नींद आती है, 11 बजे, जिन कसम खाते हैं कि आज मैं पक्का ही पढ़ूंगा, नहीं सोऊंगा, कुछ भी हो जाए, उस दिन उनको सबसे ज़्यादा नींद आती है। पता है क्यों, वो पढ़ने के विषय में कम सोचते हैं, सोने के विषय में ज़्यादा सोचते हैं। जैसे घड़ी की सुई 11 के पास पहुंचती है, उनको लगता है नींद आएगी, मुझे नहीं सोना है, नींद कितनी भी भयंकर आएगी मुझे नहीं सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे नहीं सोना। मतलब एक बात तो वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नींद बहुत भयंकर आने वाली है। तो जिसको आप इतना वेलकम करोगे, स्वागत करोगे, वो तो आएगी, बात तय है। जिनको नींद बहुत भयानक आएगी, अब जिद पाल लिए, कई बार तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, सो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर गुस्सा करते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, फिर डायरी लिखते हैं कि आज तो नहीं सोऊंगा चाहे जो हो जाए। तो उस दिन नहीं सोते हैं लेकिन पढ़ते भी नहीं हैं। और नींद क्यों आ रही है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट, एक तो हैबिट बन गया है,
बहुत ट्रू बात है। दूसरा, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं झोंक रहे हैं, वो इसलिए डर गया है ना, नींद आने वाली है काइंड ऑफ दैट्स अ फैक्ट हियर। सो हम जो सोचते हैं वही होता है ना बच्चों। देखो कहते हैं कि इट्स रिवर्सिबल होना, कंसंट्रेट होना, जैसे जो बच्चे कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा वो डाइल्यूट हो जाते हैं। अगर आप खाली पढ़ाई में खो जाओ, मजे लो, तो कंसंट्रेशन तो अपने आप ही मिलने वाला है नहीं। बाय द वे, कंसंट्रेट होने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया कैसे कंसंट्रेशन पाएँ, अभी और भी बताने वाला हूँ, पॉइंट 3 वगैरह कभी शेयर करूँगा आपको। ओके तो बच्चों dq/t की वैल्यू लेस देन 0 होगी, बट इन एक्सट्रीम केस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहला ये बताया। दूसरा बताया उन्होंने कि ds की वैल्यू, एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू dq/t। इक्वल टू कब होगा? रिवर्सिबल में। और ग्रेटर देन कब होगा बच्चों? इरिवर्सिबल में। और तीसरा बताया फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, और यू कैन से यूनिवर्स इज अ केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स के लिए डेल्टा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 3 बातें क्लासियस इनइक्वालिटी में दी गई। कितना शानदार है ना बच्चों, मजेदार, खूबसूरत। यूनिवर्स क्या है? सिस्टम सराउंडिंग मिला के यूनिवर्स बनता है, और यूनिवर्स के लिए ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको। क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। आपको मैं टाइम देता हूँ 45 सेकेंड्स का। राइट, time starts now. I need answers from everyone. Come on. If delta S system plus surrounding is less than 0, the process is spontaneous, non-spontaneous, feasible, non-feasible. वो ध्यान समझो, मैं फिर समझाता हूँ। इसको मैं ऊपर से छोड़ दिया, नीचे आया, क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। इसको मैं है ना, ऑब्वियसली नीचे, इसको मैं नीचे से ऊपर ले जा रहा हूँ। इट्स नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद से नहीं हो रहा है, मैं ले जा रहा हूँ। बट अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो इसकी एंट्रोपी, ओवरऑल एंट्रोपी, दिस इज व्हाट, दिस इज हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओवरऑल एंट्रोपी। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओवरऑल एंट्रोपी। ये ओवरऑल एंट्रोपी भाई, ओवरऑल एंट्रोपी की वैल्यू, प्रोसेस कोई भी हो, जैसे मैं कहूँ कुछ करो, मैं अभी 18 साल का हूँ, कुछ करो मुझे अगली साल 17 का कर दो, तो क्या बोलोगे कि ये मैं, अच्छा चलो तुम अपने से नहीं कर पाओगे, मैं करता हूँ, तो मैं तुमको एनर्जी दे रहा हूँ, अब तुम जो है 18-17 का होने वाले हो, पुश कर दिया। ऐसा होगा क्या? दिस इज इम्पॉसिबल वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। इट्स नॉन फिजिबल, ये असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल। तो अरे यार ये मतलब मुझे इसको टिक करना है कि हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर बच्चों, हमारा आंसर ए नहीं होगा, हमारा आंसर बी भी नहीं होगा। जब तुम बी को आंसर बोलते हो, ध्यान समझना, तुम ये कह रहे हो कि जो लड़का अभी 18 साल का है उसको तुम 1 साल बाद अपनी जबरदस्ती धक्का दे के 17 कर दोगे। इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल, असंभव है। कोई कह दिया कि ऐसा कर दिए तो उसको पैसा दे के करवाने मत चले जाना, समझ जाना झूठ बोल रहा है, ये फिजिबल तो है ही नहीं। तो आंसर विल बी डी। समझ में आया आप लोगों को? मज़ेदार है ना? मज़ा आया? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। दिस क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासियस इनइक्वालिटी? कम ऑन एवरीवन, 45 सेकेंड्स। इनमें से कौन क्लासियस इनइक्वालिटी नहीं है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन थिंक। तो बच्चों आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई होगी ना कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट को सही मामले में क्लियर करते हैं। मतलब हम लोग ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं, अगर क्वेश्चन ही ट्राई कर रहे हैं ना तो कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर कभी नहीं होता। तो क्वेश्चंस आर रियल बैकबोन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सवाल बना रहे हैं ना, कहाँ से? शीट से, L1 एस्पायर के, NCERT से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और RC मुखर्जी से बना रहे हैं ना। अगर आप बना रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट, मतलब जब आप सवाल बना रहे होगे ना तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा सर ये लाइन ये सोच के बोले थे क्या, ओ माय गॉड। तो बहुत सारी बातें आपको तब समझ में आई कि मैं एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहा था। और वो उस अब कोई कहे कि सर आप इतना बोल दीजिए कि पूरा समझ में आ जाए,
हर चीज़ का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों। पढ़ने से हमें कुछ समझ में आता है, देखने से हमें कुछ समझ में आता है, सुनने से कुछ समझ में आता है और करने से कुछ समझ में आता है। और मैंने कहा था ना, किसी को पढ़ाना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें करो आप, जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम बाबा नागदेव के चेले हो, करना पड़ेगा। सो बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो सभी लोगों ने सही किया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको बहुत मज़ा आया होगा। यस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इन सब चीज़ों पे सवाल बनाते रहिए। मैंने आपसे बहुत कर दिया। मुझे लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स, पता है आपको, ये कई लोगों को कठिन लगता है, उनको पढ़ने का मन नहीं करता है, वो कहते हैं सर समझे भी नहीं आता क्या होता है। मुझे लगता है मेरे बच्चों के साथ रिवर्स होने वाला है। थर्मो में उनको भयानक इंटरेस्ट आने वाला है, और वो इसी के बहाने उनको फिजिक्स में भी इंटरेस्ट आएगा, पूरा फोड़ देंगे। सो कीप योर एक्साइटमेंट ऑन, गो ऑन बच्चों। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।